So the thing with Affle is that I hold this stock in my portfolio and it has generated more than 250% return for me. And I still find कि ये stock और भी लंबे टर्म में और अच्छे रिटर्न देगा. I have been holding this stock. So I thought that I will let you know कि मैं इस स्टॉक के बारे में क्या सोचता हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंटली इस कंपनी की बिजनेस मॉडल क्या है. तो मैं इस वीडियो में सिंप्लीफाई करूंगा Affle इंडिया लिमिटेड को. सो स्टे ट्यून्ड. और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं देन इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप जानना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में क्या है वर्थ इन्वेस्टिंग. सो लेट्स बिगिन द जर्नी टुवर्ड्स Affle इंडिया. Affle बेसिकली बना है अफोर्डेबल से प्लस मोबाइल से. अफोर्डेबल में मोबाइल को आप शॉर्ट करोगे तो वो एक वर्ड बनता है एंड दैट इज कॉल्ड Affle. ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 2005 में इन सिंगापुर बाय अ पर्सन कॉल्ड अनुज सोहम. अनुज सोहम बाय बैकग्राउंड इज अ टेक्नोक्रेट. ही हैज स्टडीड इन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल एज वेल. इन्होंने अपने एक कलीग के साथ जिनका फर्स्ट नेम इज अगेन अनुज और उनका बैकग्राउंड मीडिया का है, उनके साथ मिलकर ये एक कंपनी स्टैब्लिश की थी जिसका पर्पस था टू कैटर टू एसएमएस मार्केटिंग. और इनिशियली 6-7 years the company has been busy into bulk SMS and SMS technology से related ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे and they were doing it quite well. अनु सोहम इसी बीच डेल के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे थे. वहां पे उन्हें एक चीज समझ में आई कि जो प्रिवेलेंट मॉडल है जहां पे एडवर्टाइजर जो है जो कॉस्ट इनकर करता है दैट उसका रिजल्ट से कोई लिंक नहीं होता. दिस कंपनी थॉट दैट दे शुड शिफ्ट द गियर टू अ न्यू मॉडल, अ न्यू पैराडाइम शिफ्ट के बारे में उन्होंने सोचा जिसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा. सो उसके बाद द कंपनी हैज गॉट इनटू एनालिटिक्स, इनटू मोर ऑफ अ डेटा एनालिटिक्स एंड फॉर दैट दे हैव एक्वायर्ड वेरियस कंपनीज. विजुअली को उन्होंने 2018 में एक्वायर किया. दे हैव एक्वायर्ड शॉफर, देन रेवेक्स और ऐसे ही दे केप्ट एक्वायरिंग टिल 2019 जब दिस कंपनी हैज कम फॉर एन आईपीओ. और उस समय से the company has gained immensely and it is a very interesting play. So let's just have a look at current business model of the company. This company is positioned as a ad tech company. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये एडवर्टाइजमेंट टेक्नोलॉजी क्या होती है. We all know that we are spending good amount of time on screens. In general, the screen time in India has gone up during this pandemic and on an average 6 से 7 घंटे people with smartphone are spending with their phones. Advertiser जो है they want to reach a customer who is on mobile. So there are various options to reach to the customer and various pricing mechanism are there. आप Facebook पे जाते होंगे तो साइड में आपको ad view होते हैं तो वो that is called creating an impression. तो आप उसे देख नहीं रहे हो डायरेक्टली लेकिन एक impression create हो रहा है back in the mind, so that is called impression. तो इसमें जो metrics यूज होता है that is called cost per media. कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन भी इसे कहते हैं, CPM. तो 1000 इंप्रेशन हुए उसमें व्यू कुछ भी हो सकते हैं. CPM इज अ मैट्रिक्स व्हिच इज लिंक्ड टू इंप्रेशन. देन सेकंड पॉपुलर मेथड इज CPV, कॉस्ट पर व्यू. एज द नेम सजेस्ट देन एडवर्टाइजर हैज टू पे एज पर नंबर ऑफ व्यूज. देन द थर्ड इवोल्यूशन इज CPC, कॉस्ट पर क्लिक. कंज्यूमर देखता है और एक्शन नहीं लेता है. अगर देखता है और क्लिक नहीं करता है देन द मनी इज नॉट worth utilizing, worth investing. That's why the companies have moved to a model called CPC. But ये CPM, CPV and CPC, all these three models are media based pricing model. इसमें क्या हो रहा है कि पब्लिशर के पास एक मीडिया है, एक एड स्पेस है जिसे वो आपको रेंट आउट कर रहा है एंड उसके लिए दे आर चार्जिंग यू. बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि व्यूअर्स जो है वो टारगेटेड व्यूअर नहीं है. इन जार्गन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ. मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया विद दिस चैनल and I paid Google on a basis of cost per view. So बाद में जब मैंने analyze किया then I realized that Google is showing my video to people, to kids and to someone who had just watched toy channels or which has no meaning for me actually. So although cost per view पे they were okay that somebody was viewing it, that is correct, but that was not my target audience. So I was not gaining anything. I've lost couple of thousand, but that's okay. I learned something very important. And the thing which I've learned is called targeting the audience. And CPV, CPM and CPC, all of this doesn't target audience. There's a fourth thing
that is called CPA, यानी click per action. I wanted action and I was not getting action, so I didn't continue with the ad. Here comes Affle. Affle as an ad tech company, it offers cost per converted user. If somebody subscribe to my channel, then that is a converted user for me. Likewise, if somebody downloads an app, then that is defined as an action. So cost per action के basis पे advertiser will pay. He will not pay for view, he will not pay for click. He will pay only and only when the purpose of the advertising has been completed, and that's where Affle helps. इस मॉडल को वो बोलते हैं cost per converted user यानी CPCU. इस मॉडल में customer is charged on user conversion. This is purely a performance based model. इसमें जो ऑडियंस है वो एक हाईली टारगेटेड ऑडियंस होती है. उसकी जो टारगेटिंग होती है that is basis their travel history, their browsing history, their purchasing behavior over the past couple of months. तो इस तरीके से नो नेम बेसिस पे एक कस्टमर का पर्सोना क्रिएटेड होता है which is available with Affle. I will decode the whole process, बट मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बिहेवियर एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. दैट लीड्स टू कन्वर्जन. एंड सीपीसीयू मॉडल जो है उसमें ज्यादा कन्वर्जन रेट होते हैं अगेंस्ट मीडिया बेस्ड मॉडल्स. And that's why the charges, the cost involved is higher in comparison to media based model. So एक premium realization होता है for somebody who is involved in this kind of marketing. At the same time, most importantly, इस method में return on investment for advertiser is very high. So that's why this धीरे-धीरे the whole advertising world is shifting from media based model to performance based model, and that's where Affle's key strength lies. Let's first understand the whole industry dynamics कि ये साइज किस साइज की मैं बात कर रहा हूँ जिस मार्केट को Affle is trying to cater. तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस इंडिया का है that can be bifurcated into two portions. The major portion is 66%, जहाँ पे Googles of the world and Facebook of the world dominate the roost. और जो रेस्ट 33% है that is the place where जहाँ पे CPA यानी कॉस्ट पर एक्शन के लिए स्कोप होता है. Because Google and Facebook it charges you just for giving their space, just for renting their space, and they just count on views, they just count on clicks, but they are not bothered whether you converted the customer or not. Affle has a differentiated business model. इस differentiated model के कारण ही they can grow their volume by 32%, which is a very huge number in terms of volume growth. इनके number of customer, number of transactions जो है over 5 years has grown immensely by 32%, which is unheard of. So CPCU model से Affle earns roughly 90% of their total top line, and 10% from non-CPCU model where they are dependent on Google, they are dependent on Facebook. So that 10% is the traditional digital advertising space, and 90% is where the crux of this company lies. How does this digital advertising space works? Let me just elaborate. जैसे आप एक यूजर हो, आप मोबाइल पे जाते हैं, मोबाइल पे आप किसी ऐप में जाते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक. तो फेसबुक इज अ पब्लिशर. इट कुड बी याहू, इट कुड बी यूट्यूब, एनीबॉडी. तो इस पब्लिशर के पास एक स्पेस है जिसे वो रेंट आउट करता है इन द फॉर्म ऑफ एड. दिस पब्लिशर डजंट मैनेज its own ad. Actually, it outsources its inventory to a party called ad network. Ad networks are basically licensed and authorized inventory management partner for these Facebooks of the world, and they aggregate inventory from other publishers as well. तो इनके पास एक inventory का database होता है. When you log into an app, for example money control पे आप आए, तो वहाँ के ad network जो कि मैनेजर इन्वेंट्री मैनेजर है उसे पता चल गया कि somebody aging 25 years having residing in let's say Delhi has come online, so he will feed these information on no name basis to somebody called supply side platforms. ये basically these are platforms which aggregate this inventory from publishers or ad networks, and they enable automatic exposure to advertisers. These supply side platforms, SSPs, are the face for these publishers. So this supply side platform वो जाते हैं ad exchange पे. Ad exchange is a place वहाँ पे supply और demand की matching होती है. And on the other side, demand side platforms are there. वो basically demand aggregate करते हैं from advertisers of the world,
and they have the power to bid for these ads which are being supplied from supply side platforms. So SSP एक मिनिमम बिड प्लेस करती है, अगर डिमांड साइड से उसकी मैचिंग होती है या हायर बिड आता है, देन SSP हैज द पावर टू क्लोज द ट्रांजैक्शन विद देम एंड SSP को पेमेंट मिलती है। एंड एक पर्टिकुलर एड जो है, इट कुड बी एन म्यूचुअल फंड एड, आदित्य बिरला, इट कुड बी एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज अपने प्रोडक्ट को मनी कंट्रोल पे आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। सो दिस इज द होल लूप ऑफ अ typical digital advertising field. This is common for media based pricing model or performance based pricing model. Let's now understand that where is the differentiating factor, why Affle is able to grow so much. So uske liye there has to be a value which nobody else is supplying in the market, और वो value है demand management platform, DMP. Just to elaborate, money control पे जब एक ad आता है, जब एक एड स्पेस के लिए सप्लाई साइड पे जब एक बिडिंग होती है, देन पीपल फ्रॉम विथ कॉस्ट पर वैल्यू, कॉस्ट पर व्यू, CPM एंड CPI सब लोग बिड करते हैं, एंड एट द सेम टाइम CPCU यानी कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर वाले जैसे Affle हुए वो भी बिड करते हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन these टू? इन दोनों की बिड स्ट्रेटजी में एक बेसिक डिफरेंस होता है। CPV और CPI वाले जो है वो they are not bothered that who is actually going to watch their ad. They have just a brief profile in mind and they have to get it across. वो उसको एनालाइज नहीं करते कि उसका जो बिहेवियर क्या है, they just know that the profile is this. But Affle who runs on converted user paradigm, so उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो उस कस्टमर की, उस पोटेंशियल कस्टमर की बिहेवियर को समझे, और ऐसा करने के लिए उनके पास जो मैकेनिज्म है दैट इज कॉल्ड DMP। DMP जो है वो बिहेवियरल डेटा और डिवाइस लेड डेटा को स्टोर करता है। जैसे डिवाइस लेड डेटा का मतलब है, इसे एपोग्राफिक डेटा भी कहते हैं, यानी कि यूजर है वो कौन कौन से ऐप खोलता है, कौन कौन से ऐप में यूज करता है, वो कौन सा ई-कॉमर्स ऐप यूज करता है, फिनटेक के लिए कौन सा ऐप यूज करता है, एजुकेशनल टूल्स के लिए वो कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, ये सारी चीजें ये एपोग्राफिक डेटा कहलाती है। और इस डेटा को प्रोसेस करने की जो मैकेनिज्म होते हैं दैट इज कॉल्ड DMP, एंड Affle हैव डेवलप्ड दिस टेक्नोलॉजी इन हाउस, और दिस इज Affle's मोड जो कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता, बिकॉज Affle हैज बीन स्टोरिंग डेटा फॉर लॉन्ग टाइम। एक समय Affle जो है 200 to 300 कैंपेन रन कर रहा होता है, और Affle की जो DMP है दैट इज वेरी रोबस्ट, और वो डिसाइड करती है कि कहां पे कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बिकॉज शोइंग इट टू समबडी इज अ डिफरेंट बॉल गेम। आप किसी को भी दिखला सकते हैं इफ इट टिक्स ऑन द क्राइटेरिया, बट कन्वर्टिंग इज द रियल गेम, और वहीं पे ज्यादा, और वहीं पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई CPCU मॉडल में Affle के लिए DMP becomes very important, और at the same time DMP also helps them decide कि वो Amazon का एड रन करें, Flipkart का करें या Myntra का करें। अब आते हैं Affle के की सर्विसेज पे। Affle के पास 3 सर्विसेज है। फर्स्ट इज न्यू यूजर कन्वर्जन। इसमें यूज केस ये होता है कि टारगेटेड न्यू यूजर का एक्विजिशन करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर Amazon एक कैंपेन रन कर रहा है जहां पे टारगेट आर दोज हु doesn't have Amazon app, then what Affle will do, he will showcase these Amazon's app ad on different apps, और वहां से न्यू यूजर आते हैं टू Amazon apps। सेकेंड इज एग्जिस्टिंग यूजर और रिपीट कस्टमर। सपोज Amazon के यूजर हैं बट वो Amazon पे आकर के ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, then Amazon will come to Affle and say that hey, this is the database of my users, but they are not they are just window shoppers, they are not shopping at all. So Affle will advertise them a particular product where their mind share is। जहाँ पे वो यूजर अगर शू खरीदना चाहता है, then Affle will make sure that they go and buy a shoe from Amazon. So that is their core job. अगर वो कस्टमर खरीद लेता है कोई ऑब्जेक्ट from Amazon, then the deal then he becomes a converted user, and that's how Affle wins money. Then the third model is an online to offline model, जिसे O2O मॉडल करते हैं। वहां पे ये प्लेटफॉर्म कन्वर्ट करता है ऑनलाइन कंज्यूमर एंगेजमेंट इनटू अ स्टोर वॉक-इन्स। सो इन 3 मॉडल को यूज करके Affle ने बहुत सारे की क्लाइंट विन किए हैं। उनमें से कुछ नाम मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दीज आर वेरी पॉपुलर नेम लाइक मीशो, Zivame,
Alt Balaji, 1mg, Policy Bazaar, यहाँ पे there are many use cases largely based on DMP or some tools which I am going to explain now. ये ऐसे tool हैं, they help Apple grow, and इसमें सबसे important है Revex, Vizuri and Shopper, and lately MediaMart. तो Revex and Vizuri they help them acquire using retargeting, जहाँ पे existing viewer को convert करते हैं user में. And Shopper is also a platform जहाँ पे online to offline में they are trying to make inroads. This is a growing field. वहाँ पे Media Smart की भी acquisition की है उन्होंने, which is a recent acquisition. इससे इन्हें ये power मिल गई है कि they will know the exact geographical location of the client. So एक geo tagging हो जाती है तो उन्हें user को convert करने में help मिल जाती है. Apple has grown these product bouquet not just by organically, अपने ही R&D लैब से इन्होंने सारे प्रोडक्ट नहीं लॉन्च किए हैं, बल्कि दे हैव गॉन एंड एक्वायर्ड कंपनीज लाइक दीस. एप्पल जो है वो सिर्फ इंडिया पे डिपेंडेंट नहीं है फॉर ऑपरेशन. 50% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम इंडिया एंड 50% फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट सच एज साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जापान, कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया. सो एप्पल के पास रफली 2.4 बिलियन यूजर्स हैं. 2.4 बिलियन कनेक्टेड डिवाइस भी जिसे बोल सकते हैं. उनमें से रफली 600 मिलियन यानी 60 करोड़ डेटा, 60 करोड़ प्रोफाइल्स जो है वो इंडियंस के हैं, और वैसे ही 40 करोड़ रफली नॉर्थ अमेरिकन क्लाइंट हैं एंड रफली 400 साउथ ईस्ट एशिया में. तो ये तीन ज्योग्राफीज आर द कोर फॉर एन एडटेक कंपनी. डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इफ यू वांट टू नो द बिजनेस मॉडल देन वी हैव टू नो कि ये कंपनी डेटा कहां से अर्न करती है. तो जो पहला सोर्स ऑफ डेटा है फॉर दिस कंपनी इज, ये एक ऐसा सोर्स है जहां से एवरीबॉडी एल्स गेट्स द डेटा, एंड दैट इज एड एक्सचेंज, जो मैंने पहले बताया, जहां पे सप्लाई साइड और डिमांड साइड के लोग अपना इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. तो वहां जो इंफॉर्मेशन होती है उसे वो सारे इंफॉर्मेशन को ये कंपनी अपने सर्वर पे लोड करती है और उसको एनालाइज करती है, बिहेवियरल एल्गोरिथम रन करके उनकी प्रोफाइलिंग करती है, एंड देन दैट्स हाउ दे क्रिएट द मोट, जिसे डीएमपी के थ्रू वो मोनेटाइज करते हैं. Second source of data is when actual conversion happens. They work on CPCU, converted user model पे काम करते हैं. तो जब ये किसी क्लाइंट के साथ एंगेज होते हैं तो क्लाइंट हैज टू शेयर द डेटाबेस वहाँ जहाँ पे उन्होंने कन्वर्ट किए हैं, क्योंकि बिलिंग तभी होगी जब क्लाइंट विल शेयर दैट ओके आई एम यूजिंग योर टेक्नोलॉजी, आई हैव कन्वर्टेड XYZ नंबर ऑफ पीपल. सो उन यूजर का डेटाबेस इनके पास आ जाता है, और फिर that is a very rich source of data because these are hardcore converted users. So उनके mindset के बारे में Apple know much better than anybody else. डेटा का तीसरा सोर्स जो है वो रिपीट कस्टमर्स हैं, जैसे कि जो विंडो शॉपर्स थे, जो सेमी कन्वर्टेड यूजर थे, जिसे रीटारगेटिंग करके Apple ने जिन्हें एक्वायर किया है, उनका इंफॉर्मेशन भी Apple के साथ शेयर होता है. So they get access to unique customers of likes of Amazon और फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के जो कस्टमर डेटाबेस से भी इनके साथ शेयर की जाती है फॉर कन्वर्टिंग दिस कस्टमर. तो अभी हमने डेटा की बात की, अब डेटा के साथ प्राइवेसी भी जुड़ जाती है. तो अभी रिसेंटली आपने शायद नोटिस किया होगा कि एप्पल का जो ब्राउजर है सफारी, वहां पे उन्होंने कुकी को अलाउड नहीं किया था. कुकी मतलब वो ऐसे टूल्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं ऑफ अ कस्टमर इन अ डेटाबेस. तो कुकीज के थ्रू ही बहुत सारे एडवर्टाइजर काम करते हैं. एंड रिसेंटली गूगल हैज आल्सो spoken officially that in the next version of Chrome, जो उनका पॉपुलर ब्राउजर है, वहां पे भी they are going to disable cookies. और साथ ही गूगल ने ये भी यहाँ तक बोला है कि not just cookie but they are also going to disable any technology used for tracking individual people as they browse the web. जो एप्पल को एनालाइज करते हैं, they always have this doubt in mind कि क्या कुकीज के बैन होने से एप्पल के बिजनेस मॉडल पे क्या असर होगा. तो लेट मी सिंप्लीफाई इट फॉर यू. कुकी वाला जो बिजनेस मॉडल है दैट इज जस्ट 5% ऑफ टोटल बिजनेस वॉल्यूम ऑफ एप्पल. सो 95% पे कोई असर नहीं होगा बिकॉज दे हैव अ राइवल टेक्नोलॉजी जहां पे वो बिहेवियर एनालिटिक्स को यूज करते हैं, और बिहेवियर एनालिटिक्स इज नॉट गोइंग टू बी रिड्यूस्ड बाय एप्पल और गूगल ऑफ द वर्ल्ड. सीपीसीयू मॉडल में एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कन्वर्जन रेट. तो सीपीसीयू का जो रेट है इस कंपनी के लिए दैट हैज बीन फ्लैट फॉर ओवर कपल ऑफ इयर्स. 41 रुपीज पर कन्वर्टेड यूजर दे गेट चार्ज. दिस इज अ लॉन्ग टर्म एवरेज. सो इनके कॉन्फ्रेंस कॉल में many analysts have asked this that why this number is flat. The management has given a very
कॉम्प्रिहेंसिव आंसर, और उनका कहना यह है कि 90% ऑफ द कन्वर्सन्स एक्चुअली आर कमिंग फ्रॉम इमर्जिंग कंपनीज लाइक इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो वहां पे द गोल फॉर दिस कंपनी इज टू रीच टू एज मैनी एडवर्टाइजर एज पॉसिबल। सो अभी वो वॉल्यूम गेम खेल रहे हैं, दे वांट टू रीच टू मेनी एडवर्टाइजर। So the company is compromising on CPCU because they want to gain market leadership. They want to gain higher scale. And इस business में एक बहुत ही important concept कहलाता है investing का, that is called network effect. जैसे Google is so efficient because the whole world uses Google. So उसी तरीके का उसे कहते हैं network effect, कि अगर user base बढ़ता है then नेटवर्क ऑपरेटर उस प्लेटफॉर्म बिजनेस को फायदा होता है। तो ये नेटवर्क इफेक्ट इस कंपनी में देखने को मिलेगा व्हेन दे गेन फर्दर ऑन नंबर ऑफ एडवर्टाइजर्स, तो इनकी एफिशिएंसी और सीपीसीयू विल ग्रो अप। सेकंड थिंग which got discussed in conference call of this quarter कि कंपनी की एक्विजिशन स्ट्रेटजी क्या है, why they are acquiring these businesses, is this a diversification attempt कि वो different business lines में इंटर करना चाहते हैं। Then company management has clarified that no, this is not an attempt to diversify the revenue streams. Rather, every acquisition is doubling down on consumer platform business. Yani company wants to become a consumer technology business rather than an ad tech business, and that's why all the acquisitions are going in that direction where they are getting closer to the user and they are getting closer through other connected device like आजकल वो connected TV के में भी कैसे ऑपरेट करना है उस पे अपना ध्यान दे रहे हैं। दे हैव डन अ रीसेंट एक्विजिशन कॉल्ड मीडिया स्मार्ट, जहां पे वो कनेक्टेड टीवी पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो एप्पल की जो कॉम्पिटिटिवनेस कहां से आती है? फर्स्ट थिंग इज दैट एप्पल हैज अ लीडिंग पोजीशन, मार्केट लीडर पोजीशन इन इंडिया एंड वो इमर्जिंग मार्केट में काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। द कॉम्पिटिटर्स cannot imitate them because they have a high barrier to entry. And it is one of the very few companies जिसका प्रोडक्ट इंटायर वैल्यू चेन में है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एड एक्सचेंज जो मिडिल टायर है उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी एप्पल इज प्रेजेंट एज अ डीएसपी एंड डीएमपी, और ऑन द राइट हैंड साइड एसएसपी की तरह एप्पल प्रेजेंट है। साथ ही एड नेटवर्क्स में भी एप्पल इज प्रेजेंट। सो एक्सेप्ट बीइंग एज अ पब्लिशर and being as an affiliate network, Apple is present in almost every part of the value chain of digital advertising. So एक unique advantage position है इस कंपनी के पास। That's why they are able to capitalize on these different angles. So recently the company has increased the breadth of its service offering. जैसे e-commerce और मोबाइल ऐप ड्रिवन कंपनीज को ये फॉलो कर रहे हैं थ्रू विजुअली कॉमर्स बिजनेस एंड रेवेक्स प्लेटफॉर्म। बट द कंपनी की जो रियल मोट है वो है इनका लो कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर 41 रुपीज, जो वेयर दे आर अनमैचेबल। इंडिया इज बेसिकली ट्रेडिशनली हैड बीन लो सीपीसीयू बिजनेस कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट। सो यहाँ पे जो बिजनेस ऑपरेट करते हैं, जो इनके कॉम्पिटिटर भी हैं, उन्हें प्रॉफिटेबल होने के लिए बहुत ही स्मार्टली ऑपरेट करना पड़ता है बिकॉज दिस मार्केट इज वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट। इसीलिए इस इंडस्ट्री में एप्पल का एक्सपीरियंस 15 सालों का है इन इंडियन मार्केट। दैट हेल्प्स बिकॉज दे नो द मार्केट क्वाइट वेल, और देयर ट्रैक रिकॉर्ड वर्किंग अलोंगसाइड ब्रांड्स लोकली फॉर इयर्स इज आल्सो इन मोट। वहां इंडिया बिजनेस इनका एक स्ट्रॉन्ग यूएसपी है जहां पे ये लो सीपीसीयू के थ्रू अपने मोड को बरकरार रखा हुआ है। इस मोड का जो जेनेसिस है दैट लाइज इन देयर प्रोफाइल डेटाबेस, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, डीएमपी जिसे मैंने एक्सप्लेन किया, एंड लोकल नॉलेज। So that's why AIL is better placed compared to global peers to deliver profitability in India. इस कंपनी की जो थर्ड एडवांटेज है दैट इज देयर एसेट लाइट, ऑटोमेटेड एंड स्केलेबल प्लेटफॉर्म। तो दिस कंपनी हैव फोकस्ड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टेड इन प्लेटफॉर्म व्हिच इज बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्लाउड कंप्यूटिंग होने के कारण ये फ्लेक्सिबल है, स्केलेबल है और एसेट लाइट है। They use proprietary machines and deep learning algorithm for prediction. इस कंपनी के बिजनेस मॉडल में एक यूनिक चीज बिल्ट इन है जिसे नेटवर्क इफेक्ट भी कहा जाता है। ये इसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अगर ये एक किसी कस्टमर को अक्वायर करते हैं, then they get to know a lot about customer, so they know the behavior of the customer little better than their competition. So with a single addition of new customer, their business model, their जिनका जो core engine है which works on machine learning, so इनका machine learning platform gets to know much more about
the user and henceforth his choices and his preferences. तो जैसे जैसे बिजनेस ग्रो हो रहा है वैसे वैसे इस कंपनी की कोर स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है इनका, तो इसे ही नेटवर्क इफेक्ट कहते हैं। इस नेटवर्क इफेक्ट का एक सिंपल एग्जांपल है, आज से 10-20 साल पहले आपने एक हैंडसेट लिया और उस समय हैंडसेट वर नॉट पॉपुलर, सो आप एक हैंडसेट लेके किसी से बात नहीं कर सकते, तो दैट हैव नो मीनिंग, नोबडी एल्स विल बाय अनदर हैंडसेट। बट अगर किसी दूसरे ने हैंडसेट लिया तो आप दोनों आपस में बात कर सकते हैं, और जैसे जैसे हैंडसेट और भी फर्दर हैंडसेट बिकने लगे वैसे वैसे नेटवर्क बढ़ता गया और पहले हैंडसेट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बिकॉज अब आप एक से नहीं, दो से नहीं, बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हैं। तो जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता है वैसे वैसे बिजनेस को फायदा होता है, इसे ही नेटवर्क इफेक्ट करते हैं। इनके बिजनेस मॉडल में ये बिल्ट इन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिस्क, और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क है रेगुलेशन रिस्क, because data privacy is a very taboo topic and it is getting regulated globally. यूएस में CCPR है, ग्लोबली GDPR है, ये सारे रेगुलेशंस है। they try to preserve the privacy of the user, or but they allow targeting users using contextual and behavior indicators. तो एफएल का यूज जो है वो बिहेवियरल एंड कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग करती है, इसीलिए दे आर फेयरली इम्यून फ्रॉम प्राइवेसी बेस्ड रेगुलेशंस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं इतने कॉन्फिडेंस से ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि एफएल हैज बीन एक्रेडिटेड by a Singapore government entity called Infocom Media Development Authority. It is basically a regulator authority है, तो ये regulator है सिंगापुर बेस्ड, जिसने पूरा वैल्यू चेन, पूरा टेक स्टॉक स्टडी किया और उसके बाद they have approved Apple business model that they are not taking any privacy information from user. तो सिंगापुर में जो चीज ओके हो गया, that we guess that in emerging market that is a benchmark. तो next 3-4-5 years में अगर GDPR ग्लोबली भी स्केल होता है तो वहां पे भी Apple being certified by IMDA as well as Apple जो है वो GDPR भी compliant करती है in certain market, in developed market. हालांकि developed market में इनका बिजनेस नहीं है, but they are compliant with GDPR which is global regulation. तो रेगुलेशन रिस्क Apple में बहुत ही कम है। और अगर मैं पर्टिकुलरली इंडिया की बात करूं तो वहां पे Apple इज वर्किंग अलोंगसाइड श्री कृष्णा कमिटी, जो एक कमिटी फॉर्म हुई थी टू अंडरस्टैंड द डेटा, टू फ्रेम रूल्स फॉर डेटा लोकलाइजेशन एंड डेटा प्राइवेसी। Apple इज इन रेगुलर डिस्कशन with this committee and giving their inputs and suggestions. तो वहां पे भी, इंडिया में भी I don't see any problem, रेगुलेशन रिस्क बहुत ही लो है। अब कुछ दूसरे रिस्क की बात करें, and the risk is betting on the change, because Apple is betting on a change that is movement of advertisement from traditional method to digital method, from cost per value CPV CPC to CPCU. So ये shift of consumer behavior towards digital technology अगर slow होता है then that is difficult, then that makes Apple growth rate slightly low, but we all see that due to pandemic screen time बढ़ता ही जा रहा है, तो ये रिस्क काफी लो है। साथ ही the company runs on acquisition, it grows on acquisition, इसकी ग्रोथ स्ट्रेटजी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो एक्विजिशन के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि इंटीग्रेशन, पोस्ट एक्विजिशन इंटीग्रेशन कभी कभी चैलेंजिंग हो जाता है। तो अगर इस केस में भी होते हैं, बहुत सारे एक्विजिशन उन्होंने कर रखे हैं, अगर ये इंटीग्रेट नहीं हो पाते हैं देन these things can create troubles for Apple in going forward. Now quickly मैं आपको Apple के फाइनेंशियल पार्ट से रन थ्रू करा दूं। इस कंपनी का ईयर टिल डेट यानी 9 मंथ का परफॉर्मेंस आपके सामने है। इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू को 40% से ग्रो किया है ओवर पास्ट 3 इयर्स, एबिटा को 37% से और पैट को 49% से, व्हिच इज अ वेरी गुड नंबर and that shows that this company is in growth phase. अब आपके सामने मैंने क्वार्टर वाइज इसके नंबर्स दिखलाए हैं। क्वार्टर 3 में क्रिसमस, न्यू ईयर्स एंड एवरीथिंग फॉल्स इन, फेस्टिव सीजन होता है इंडिया में, तो क्वार्टर 3 के नंबर अच्छे होते हैं। तो क्वार्टर 3 का CAGR इनका 42% का रहा है ओवर पास्ट 3 इयर्स, एंड अभी वो 150 करोड़ का बिजनेस इन्होंने लास्ट क्वार्टर में किया है, which says that the company is going by strength day by day. कंपनी की EBITDA मार्जिन जो है वो कांस्टेंट रही है ऑलमोस्ट 25 के आसपास पिछले 2-3 सालों से। क्वार्टर 3 की जो EBITDA का ग्रोथ रेट रहा है वो 30% से ग्रो कर रही है। कंपनी ने अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी 37% से ग्रो किया है क्वार्टर 3 में, और पिछले क्वार्टर में इन्होंने अपने प्रॉफिट को ग्रो किया बाय 42%, व्हिच इज हाई बाय एनी स्टैंडर्ड। कोविड के कारण हम जानते हैं कि बहुत सारे बिजनेसेस इंपैक्ट हुए हैं, बट इस कंपनी ने कोविड आते समय ही अपनी कोविड स्ट्रेटजी डिफाइन की थी, जहां पे इन्होंने कहा था कि दे आर टारगेटिंग
four segments, four categories: E, F, G, H. E stand for e-commerce, entertainment, edtech. F for fintech, food tech, FMCG. G for gaming, groceries and government, and H for health tech. ये 10 verticals जो हैं, they were the focus areas for during pandemic. तो Q4 FY 2020 में इन्होंने डिक्लेयर किया था। उस समय इन 10 सेगमेंट से ये 76% रेवेन्यू अर्न कर रहे थे, और क्वार्टर 3 अभी जो पिछला क्वार्टर क्लोज हुआ वहां पे वो 90% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इस सेगमेंट से हो रहा है। यानी कि इनका जो फोकस था दैट वाज राइटली प्लेस्ड एट दिस सेक्टर व्हिच आर कोविड रेजिलिएंट। ऑल ऑफ दिस हैज लेड टू अ ग्रेट 9-month परफॉर्मेंस ट्रेंड, और आप देख सकते हैं 9 मंथली नंबर ऑफ FY 21। वहां पे इन्होंने इनका जो बिजनेस है CPCU रेवेन्यू इज जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ कन्वर्टेड यूजर्स इनटू एवरेज CPCU व्हिच इज 41 रुपीस ऑन एन एवरेज, और इन्होंने 7.5 करोड़ यूजर्स को कन्वर्ट किया। दैट्स हाउ दे जनरेटेड रफली 308 crores in 9 months. That is significantly higher than 9 months FY 20 number which is 231 crores. इस कंपनी की वैल्यूएशन पे हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है, बिकॉज इफ यू लुक एट इट्स P ratio and all, then you will find that this company looks very richly valued. But to bring to the perspective, I have presented to you 4 competitors of this company. तो इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्लेयर है ट्रेड डेस्क, उसके पी मल्टीपल पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। वो 414 के पी पे रन करती है। सिमिलरली डिजिटल टर्बाइन इज आल्सो अ यूएस बेस्ड कंपनी, वो भी 305 के पी पे है। वैसे ज्यादातर कंपनीज जो है more than 150 के PE पे है। तो एफएल की वैल्यूएशंस doesn't look that much if you compare it with its real peers. इन सब में PE ज्यादा होने का रीजन जो है वो रेवेन्यू ग्रोथ से लिंक्ड है, क्योंकि ट्रेड डेस्क has grown by 48%, even Apple has grown by 72%. So Apple being smaller in size in comparison to them, they have grown at a much higher speed, और इसीलिए इनकी पी 152 के आसपास है। दैट इज नॉट टेक्निकली ओवरवैल्यूड। सो माय इन्वेस्टमेंट थीसिस कैन बी समराइज्ड इन फ्यू वर्ड्स, एंड दैट इज दैट एफएल इंडिया एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है विथ लीडिंग मार्केट पोजीशन इन इंडिया। इट इज एन एंड टू एंड मोबाइल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म विथ इन-हाउस डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म which takes advantage of 2.2 billion connected devices, and that helps them derive predictive optimization algorithm, and that is the mode through which company makes good bucks. As well as Apple is currently positioned in a multi-year technology transformation period, क्योंकि इस कंपनी के पास एक more than 5 years का growth path है। They have accelerated consumer adoption of mobile and connected devices globally, especially in emerging market. So मैंने आपको जो peer से दिखाया था उसमें ज्यादातर companies are catering to developed market which is US market, जहाँ पे CPCU ज्यादा है। But in emerging market जहाँ पे low CPCU है, वहाँ पे many people cannot compete, and this market is expanding also. Company have positioned itself uniquely with product spanning across the entire value chain. और Apple की इस मोड का जो मेन रीजन है वो है इनका DMP टेक्नोलॉजी which helps them generate network effect for this company. So because of all these reasons, I think that Apple is a fundamentally good company. It's a great technology company. So valuation is something very subjective, but just to disclaim that I already own this company and I may take further position if valuation goes for a little dip. And just to update you, the company have closed a QIP at the rate of 5200. So 5200 is currently the benchmark price for this company. So let's see where it goes from here. So thanks for watching this video.